हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के सेशन में हम सीयूटी का जो फिजिक्स का आपका सिलेबस है उसे डिस्कस करेंगे और देखेंगे जो फिजिक्स के सिलेबस में जो आपका सिलेबस बड़ा सा लिखा हुआ है इसमें से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। मतलब कि इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि यहाँ पर से किस पर्टिकुलर टॉपिक पे से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सिलेबस तो आपको लिखा हुआ कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन उस सिलेबस को डिकोड करके इस तरह की चीजें निकालना जो कि हमारे लिए यूजफुल हो कि इस टॉपिक पे का वेटेज ज्यादा है और इस टॉपिक में से इस पर्टिकुलर सेक्शन को लिख जरूर दिया है लेकिन इस पर से ज्यादा क्वेश्चन दिखाई नहीं दिए। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिलेबस में सबसे बड़ा पार्ट आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और रे ऑप्टिक्स, ये दो चीजें लिखी हुई हैं। इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हुए अभी तक दिखाई दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने आप में जो आपका एनसीईआरटी का बुक वन है उसके दो चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखते हैं इसके सिलेबस में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और उनका कंजर्वेशन, कूलॉम्स लॉ। इस बार भी कूलॉम्स लॉ पे से हमें क्वेश्चन दिखाई दिए थे। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, किस तरह से बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, दूसरा भी लगा रहा है, रिजल्टेंट फोर्स। इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है, जैसे कि ट्राइंगल के तीन सिरों पर तीन चार्ज रख दिए, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी नेट उनके जो सेंट्रॉइड बनता है वहां पर। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब कि यही बात है, ये दो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करना या फोर्स को ऐड करना, एक ही चीज है। और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये इतना बड़ा लिखा हुआ है लेकिन चीज छोटी सी है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ वाइज हो सकता है, एरिया वाइज या वॉल्यूम वाइज। तो ये इतने बड़े पैराग्राफ में से हमें दिखाई दे रहा है कूलॉम्स लॉ, जिससे कि सारा की सारा फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम कूलॉम्स लॉ से ही निकालते हैं। दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को जब हम दो पॉइंट चार्ज मतलब कि एक चार्ज और एक पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को पॉइंट चार्ज से डिवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। तो यहाँ पर ये चीज काम की है और सारा इसी का एक्सपांसन है यहाँ तक। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज एडिटिव होता है, स्केलर क्वांटिटी है इस वजह से, या फिर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, ये सारी इसमें पढ़नी है। एनसीईआरटी में हमारी तीन प्रॉपर्टीज दी हुई हैं और अब एनसीईआरटी से बाहर चीजें जा नहीं रही हैं। तो मास पे चार्ज की क्या डिपेंडेंस होती है, पॉजिटिव करने पर मास कम होता है, नेगेटिव करने पर मास बढ़ता है, इस तरह की चीजें भी अब जबकि स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो किया जा रहा है तो ये वाली चीजें पूछे जाने की संभावना कम है। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एक अरेंजमेंट के कारण निकाली जाती है, जैसे पॉइंट चार्ज के कारण, इसके अलावा डाइपोल के कारण। तो डाइपोल इधर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह से बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज की किस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इनफाइनाइट तक जाती हैं, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती, ये सारी चीजें। और एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगता है, टॉर्क के साथ वहां पर पोटेंशियल एनर्जी बनती है, वर्क डन बनता है। और यही चीज सेम हमें मैग्नेटोस्टैटिक में मैग्नेटिक डाइपोल के साथ पढ़नी होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स के बाद है गॉस थ्योरम और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जिनमें से जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसका डेरिवेशन पार्ट तो आपको नहीं आएगा लेकिन एक वायर दिया हुआ है, इतनी दूर पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। प्लेन सीट और यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल के कारण इनसाइड एंड आउटसाइड। तो यहाँ पर देखिए आप, सॉलिड स्फेयर नहीं लिखा और इंसुलेटिंग स्फेयर भी नहीं लिखा हुआ, सिलेबस में नहीं है सॉलिड स्फेयर या फिर इंसुलेटिंग स्फेयर, जिसके कारण जिस पर कुछ चार्ज दिया हुआ है तो अंदर और बाहर किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ये नहीं दिया हुआ है। फिर ये एनसीईआरटी का यहाँ से दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू हो गया, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, छोटा सा फॉर्मूला बनता है, यहां तक की चीज में हमें एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है और बेसिक डेफिनेशन दिखाई दे रही है। अब डाइपोल के कारण बनने वाला पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, ऐसी सरफेसेस जिनका पोटेंशियल इक्वल होता है। और इसके इक्वी पोटेंशियल सरफेस में आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच जो दो रिलेशन बनते हैं, वी इक्वल टू माइनस एक लिमिट लगी रहती है जनरली इन्फिनिटी से आर तक, ई डॉट डी आर, एक तो ये फॉर्मूला और दूसरा आपका ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर, जहां पर थ्री डायमेंशनल हो तो आर एक्स वाई जेड होगा, नहीं तो एक्स होगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है।
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल चार्जेस वाला नहीं है, और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं दी हुई है। और एनसीईआरटी में भी जो डेरिवेशन लिखा जरूर है, लेकिन उसका सिर्फ ये बोला है कि ये डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, ये लिखा यहाँ पर है, लेकिन इसे हम इसी के साथ पहले चैप्टर के साथ पढ़ लेते हैं। फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज क्या होता है? एक कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। बाउंड चार्ज जो न्यूक्लियई न्यूक्लियई या आयंस जो बच गए हैं वो सारे बाउंड चार्जेस हैं। डाइलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद आ जाता है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। अब हम इसमें से ध्यान से देखें, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ना तो स्फेरिकल कैपेसिटर है, ना आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, ये बात ध्यान रखनी है। विथ एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब विथ एंड विदाउट वाले में आपसे पार्शियली फिल्ड और फुली फिल्ड वाले दोनों ही तरह के केस पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट यूनिट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये दिखने में इसका सिलेबस पहले वाले से छोटा लग रहा है, लेकिन अभी तक का ट्रेंड यही रहा है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते थे। इस साल तो फिर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, लेकिन फिर भी इस पे से ज्यादा क्वेश्चन देखे गए। इलेक्ट्रिक करंट अपने आप में बड़ी सी बात लिख दी। अब आपसे इसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछी जा सकती है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट पूछी जा सकती है, जैसे आप 11th क्लास में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते थे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटालिक कंडक्टर। अब ये अपने आप में एक बड़ी सी बात लिखी हुई है, और आगे का सिलेबस इसी से रिलेटेड है। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी, ये इसका एक डेरिवेशन बनता है, एक रिजल्ट बनता है। और मोबिलिटी आपका एक छोटी सी चीज है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसका मैग्नीट्यूड ये, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी, ये दोनों एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी हुई हैं, और इसका एक रिजल्ट दिया हुआ है। और इनका रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट के साथ, तो इलेक्ट्रिक करंट के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन है, आई एच इक्वल टू एन ई ए वी टी, इस पर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर डायरेक्ट आ जाते हैं ओम्स लॉ पर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और वी आई कैरेक्टरिस्टिक लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो देखिए ओम्स लॉ में तो हमेशा लीनियर दिखाई देंगी, नॉन लीनियर किसके लिए है? ये सेमीकंडक्टर के लिए हो सकती है। तो इसका आपको ग्राफ अच्छे से देख लेना है, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसे ध्यान से देखना है कि सेमीकंडक्टर्स के लिए किस तरह की बनेगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, ये थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है। जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीख लेते हैं, उसके बाद आपको हर एक रजिस्टर के अक्रॉस कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, ये सारी चीजें सीखनी होती हैं। रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, इसे इसके साथ लिखना चाहिए था, ये इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है, लेकिन यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से पहले है, और एक बहुत छोटा सा टॉपिक है कि क्यों मेटल की कंडक्टर जो रजिस्टिविटी है और रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होते हैं। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा आप एक ही साथ पढ़ेंगे, ये इतनी चीजें। अब यहाँ पर देखिए, आपको पोटेंशियोमीटर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। और पोटेंशियोमीटर नहीं दिख रहा, लेकिन किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक केसीएल है। और यहाँ पर एक और बात करें, एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें दिखाई दे रही है, यहाँ ओम्स लॉ के बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आपको बहुत सारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है, जो पहले भी आए हुए हैं और इस पे से लगातार आते हैं। और ये टॉपिक के बिना आप केसीएल ये और पावर अक्रॉस सर्किट, ये सारी चीजें नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमें सिलेबस को डिकोड करके चलना है कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें से। तो ये जो सेल वाला है, इतना हम एक फ्लो में पढ़ सकते हैं, इसके बाद हम इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पहले बाद में लिखा हुआ है, इसे हमें पहले से पढ़ना होगा। और सिलेबस डिस्कस के बाद हम इस साल के 2-3 क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, तो इस साल पर्टिकुलर, इस साल क्या हुआ है कि ये वाला जो टॉपिक था,
इस पे बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रहता था, और खास तौर से इसके सेकंड पोर्शन में कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बनते हैं। अर्थ का मैग्नेटिज्म तो हट चुका है, वैसे क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन इस पे से क्वेश्चन इस बार बहुत ज्यादा आए हैं जो पहले इतना ज्यादा नहीं आते थे। इस चैप्टर को हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टेट के साथ पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। गॉस लॉ दोनों जगह होता है, डाइपोल्स दोनों जगह बनते हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ डाइपोल दिखाई भी दे रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल। अब इसमें ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट यहाँ तक तो कुछ आने का चांस नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या थ्योरेटिकल है और बहुत बेसिक सी चीज है। बायोट सेवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग लूप। तो ये जो एप्लीकेशन लिखी है इसकी, एक ही एप्लीकेशन दी है, और एम्पियर्स लॉ के साथ इसकी बाकी की एप्लीकेशन आ जाएंगी। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, स्ट्रेट सोलेनॉइड, टोरॉइड नहीं लिखा हुआ लेकिन पढ़ लेना, टोरॉइड सोलेनॉइड एक जैसी चीजें। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि लॉरेंट्स फोर्स की बात हो रही है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कहीं पर भी नॉन यूनिफॉर्म नहीं लिखा हुआ है, लिखा भी होता तो फोर्स के साथ एक क्या टॉर्क वाली चीज और ऐड हो जाती। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, इस पे से क्वेश्चन आया था इस साल, ध्यान देना इस पे ना। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, तो ये लिखा हुआ है कि मतलब इस पे से बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है कि किस तरह से एम्पियर को डिफाइन करिए। हाँ, जो छोटे छोटे आपको थ्योरेटिकल पॉइंट दिख रहे हैं, इन पे से क्वेश्चन इस बार जैसे कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा आए हुए हैं, और वो बहुत टफ नहीं थे, छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे। तो थ्योरी न्यूमेरिकल के अलावा थ्योरी पोर्शन को भी स्ट्रॉन्ग करके चलना है। इसके अलावा आगे देखें, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसका एक फाइनल फॉर्मूला होता है कि डिफ्लेक्शन किस तरह से करंट के प्रोपोर्शनल है, ये सारी चीजें, इसकी सेंसिटिविटी और कन्वर्जन। कन्वर्जन पे ऐसे क्वेश्चन हर साल आ रहा है, वोल्ट मीटर अमीटर, अमीटर टू वोल्ट मीटर, ये वाला कन्वर्जन, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करिए इनमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सारा लिखा हुआ है इसमें से आधा सा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा है, जैसे टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, तो ये सारा आप इस चैप्टर को इसके साथ पढ़ सकते हैं, जो बाद वाला पोर्शन है। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। बस यहाँ पर तीन अलग टाइप के मटेरियल और इनकी प्रॉपर्टीज दी हैं, और साथ ही साथ विथ एग्जांपल, तो एग्जांपल पूछे जा सकते हैं। आप उस पे ये नहीं बोल सकते कि ये ऐसा क्यों पूछ लिया कि आपका कॉपर किस तरह का मटेरियल है, ये इस तरह के फेरोमैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ये विथ एग्जांपल लिखा है तो ये चीज पूछी जा सकती है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया है। अल्टरनेटिंग करंट में ट्रांसफॉर्मर पर बेस्ड क्वेश्चन इस साल भी आए थे, और ये एक फेवरेट टॉपिक है सीयूटी का, एसी जनरेटर। इसके अलावा अल्टरनेटिंग करंट में हम देखते हैं थोड़ा सा। अल्टरनेटिंग करंट पीक एंड आरएमएस वैल्यू, ये तो है। रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, एलसी ऑक्सीलेशंस, एलसीआर सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट नहीं है। रेजोनेंस पावर इन एसी सर्किट, बॉटलेस करंट। अब आपको एलसीआर का मतलब दिया है, एल भी पूछा जा सकता है, सी और आर अलग अलग करके भी, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चीजें पूछी जा सकती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेंस लॉ, एडी करंट ऐड किया हुआ है, देखिए एडी करंट है, जबकि एनसीईआरटी में नहीं है ना। और बाकी सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस लिख दिया, छोटा सा करके लिख दिया। ये सिलेबस एक्चुअल में आपको ये बाकी के कंपैरिजन में छोटा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। इवन बाकी के जो अभी तक हमने डिस्कस किया है ये उनसे ज्यादा सिलेबस है, लेकिन छोटा छोटा करके लिख दिया। अब सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस में मैंने लिखा कि कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस, और ईएमएफ किस तरह से किसी इंडक्टर के इंडक्टेंस से रिलेट करता है, ये सारी चीजें इन्होंने नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा हैं, ऊपर ऊपर से लिख दिया है इनने इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर भी है, और इस पर से आपको क्वेश्चंस ज्यादा कहाँ से आए हैं इस बार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे से। पहले आते थे जैसे कि बी दिया है, ई पूछ लिया, विथ डायरेक्शन पूछ लिया, वेव की वेलोसिटी वगैरह पूछ ली, तो वो सारा तो यहाँ पर हो जाएगा। और ये नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट की, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों एज्यूम किया गया, ये एक
थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है, लेकिन इस पे से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत अच्छा, बहुत डेप्थ में है इसकी थ्योरी। तो ये देखना है हमें। आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसे बोल सकते हैं हम कि ये ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, जैसे कि आपका पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज लाइट, और यहाँ पर मालस लॉ, ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इनने इसे थोड़ा सा इस तरह से लिख दिया, बाकी ये इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी इसमें हाइगन्स प्रिंसिपल वो भी दिया हुआ है, जो कि वेव फ्रंट एंड हाइगन्स प्रिंसिपल। इसमें आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इसके बेस पे पूछा जा सकता है। ठीक है। वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो किस तरह पहले वाले से रिलेट करता है, ये सारी चीजें। और बाकी इस बार जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उस पर से क्वेश्चन बहुत सारे आए। रे ऑप्टिक्स पे से क्वेश्चन, जब सिलेबस बहुत ज्यादा है तो कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक भी थे जो लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला पर बेस्ड थे। और इससे पहले वाले, पिछले वाले साल की बात करें तो क्वेश्चंस थोड़े से रे ऑप्टिक्स पे से टफ हो गए थे। डुअल नेचर, अब इस सेवेंथ यूनिट और एट्थ यूनिट और नाइन्थ यूनिट की बात करें तो ये पूरी मॉडर्न फिजिक्स की यूनिट्स हैं। ये चैप्टर बहुत बड़े बड़े नहीं हैं और इसमें पूरा का पूरा एनसीईआरटी उठा के डाल दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन की इक्वेशन, इसके अलावा हर्ट्ज एंड लीनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, मतलब कि इसमें वो चारों ग्राफ, इंटेंसिटी करंट वाला, करंट फ्रिक्वेंसी वाला, इसके अलावा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, वो सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। लिखी नहीं है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, चारों ग्राफ, वो सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। एनसीईआरटी आपको पूरा लेकर चलना है। कहीं कहीं क्या किया है कि एनसीईआरटी में से अलग अलग टॉपिक को लिखा नहीं है, लेकिन एक बड़ी सी बात लिख दी जिसे हमें समझना पड़ेगा कि इसमें हमें पूरी की पूरी न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना होगा। ये वाले को बहुत थोड़ा सा करके लिख दिया, और ये जितना दिया हुआ है उतना पूरा लिख दिया। डी ब्रोगली रिलेशन और मैटर वेव्स। अब एटम्स एंड न्यूक्लियई, तो न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स एक साथ लिख दी है, और इसमें भी ये दो चैप्टर हैं। यहाँ पहला वाला एटॉमिक फिजिक्स का है कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में एक्सपेरिमेंट में आपको कुछ चीजें जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं और यहाँ पर नहीं लिखी, मतलब सिर्फ लिख दिया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, तो इसकी जो फाइंडिंग्स थी, कंक्लूजन थे, उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी किस तरह से पोटेंशियल में चेंज होगी, कहाँ तक उसकी अप्रोच हो सकती है, कहाँ तक न्यूक्लियई का साइज एज्यूम किया जा रहा है, वो सारी चीजें पढ़नी है ना। और इसके बाद सीधा आ गया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, और इसके फेलियर नहीं लिखे हुए, इन्हें पढ़ना है, लेकिन बोहर मॉडल इसी के बाद आता है। फिर एनर्जी लेवल्स, स्पेक्ट्रम, इसी में लाइन स्पेक्ट्रम में। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या पढ़ेंगे आप, 5 तो लाइन हो जाएंगी, 5 बेसिक लाइन हो जाएंगी, लाइवन बामर पाशन ब्रैकेट पी फुंड। इसके अलावा नंबर ऑफ लाइंस, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इस वजह से बोल रहा हूं मैं। नंबर ऑफ लाइंस, जब एटम एक जगह से, एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे में आ रहा है तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस आएंगी, ये चीज भी ध्यान देना है। कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक मासेस, आइसोटॉप, आइसोबर, आइसोटोन, तो यहां से न्यूक्लियस शुरू हो गई है। रेडियो एक्टिविटी में देखिए अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए हाफ लाइफ टाइम नहीं लिखा हुआ, तो इसे हम स्किप कर सकते हैं। हाफ लाइफ टाइम और डिके कांस्टेंट, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिके कांस्टेंट, इसे भी नहीं पढ़ना है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। बाकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है, ये सारी चीजें। और न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की जो इक्वेशंस एनसीईआरटी में दी हुई हैं उन्हें भी पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, देखिए इसमें से लॉजिक गेट्स हट ही चुका है, और ट्रांजिस्टर भी नहीं है, तो सिलेबस वैसे भी बहुत छोटा हो जाता है। और इस बार पी एन जंक्शन डायोड पर से बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, रिपीटेटिव भी थे कि फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होती है, ज्यादा होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में किसका कंट्रीब्यूशन होता है। ड्रिफ्ट के अलावा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी, और जो डिप्लीशन लेयर में
चेंजेस बिट्स वगैरह, पोटेंशियल बैरियर, तो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और एक है डायोड एस रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर, दोनों को पढ़ना है। और आईवी कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें कि जेनर डायोड लिखा नहीं है, लेकिन आईवी कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स बायसिंग में पढ़ लेना है जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये हमारा सिलेबस हो गया। अब हम देख लेते हैं कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन जो इस साल आए थे। तो देखिए, एक पहला क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स लेंस दिया है जिसकी फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर दूर है। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव होती है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लेना है, लेफ्ट साइड एज्यूम करेंगे। और हमें निकालना है इमेज कहाँ पर बनेगी, ये हमें निकालना है। तो लेंस फॉर्मूला का यूज करके हम इसे निकाल सकते हैं। तो साइन कन्वेंशन हमने रख लिया है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, हमें भी निकालना है। तो ये भी आ जाएगा और इसके बेस पे हमें पता चल जाएगा कहाँ पर इमेज बन रही है। ये इसी साल का क्वेश्चन था, बहुत बेसिक 10th लेवल का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है और फिर उसे डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसकी में जो एनर्जी स्टोर्ड है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर इसकी प्लेट्स को बाद में किसी इंसुलेटिंग हैंडल से, लिखा नहीं हुआ है लेकिन इंसुलेटिंग हैंडल एज्यूम करना है कि कैपेसिटर का चार्ज उतना ही रहना चाहिए और उससे दूर किया जाता है। तो देखिए, कैपेसिटर का चार्ज कांस्टेंट हो गया, उसे चार्ज करने के बाद हटाया गया है सर्किट से। चार्ज एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है तो वो हो जाता है कांस्टेंट। अब एनर्जी ऑफ कैपेसिटर 1/2 C V स्क्वायर। अब हम यहाँ पर C = Q/V पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 QV। चार्ज उतना ही है। पोटेंशियल पे किस तरह से चेंज आ रहा होगा, तो देखें, ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच की बनती है ε0 सिग्मा बाय ε0। पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय डी कर दीजिए। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया E × D। अब आपने डी को इंक्रीज किया तो भी बढ़ गया, जिसकी वजह से इसमें स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर एक वायर है जिसे इसकी लेंथ को डबल कर दिया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस, देखिए पुराना रेजिस्टेंस क्या रहा होगा, वायर की रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइड बाय एरिया। अब न्यू रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी वायर की वही रहेगी, लेंथ को जब हम डबल कर रहे हैं तो एरिया हाफ हो जाएगा। रीजन, क्योंकि वायर का वॉल्यूम लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया वॉल्यूम होता है। लेंथ को जब हम 2 टाइम्स कर रहे हैं तो इसे हाफ करना होगा, तभी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो 4 ρ L/A, जो न्यू रेजिस्टेंस है वो पुराने रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में 4 टाइम्स है। तो यहाँ तक हमने आपका सिलेबस और इस साल के 2-3 क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। तो अगर आपको भी पूरे में से पूरे नंबर चाहिए और आपके मन में कोई भी डाउट है, आप बात करना चाहते हैं, तो आपके पास ये जो नंबर लिखे हुए आ रहे थे, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। आपको 1-to-1 में आपको एक्सपर्ट मेंटर्स के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा, जहां पर आप डाउट्स पूछ सकते हैं, आपकी समस्याएं बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आगे। थैंक यू।